हमारे YouTube चैनल बाबा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग पॉलिटी जो चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोग राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। चलिए इसका विश्लेषण पहले कर लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों को भी देखेंगे, जिसके कि 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो प्रारंभ किया जाए। आइए स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है अनुच्छेद 80। इसके बारे में जानिए। सबसे पहले आप 79 अनुच्छेद को अगर जानते हैं तो उसमें संसद की संरचना है, जिसके तहत आपका 3 चीज आते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा को हम लोग पढ़ेंगे 79 में संसद की संरचना, 80 में राज्यसभा की संरचना, जो कि आपका उच्च सदन है और जो कि कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए अधिकतम 250, मतलब इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं? 245। ठीक है, जिसमें कि 245 अगर टोटल अधिकतम आपका 250 है, जो कि संविधान में वर्णित है कि 250 अधिकतम हो सकता है, तो 250 में 238 निर्वाचित होंगे। ठीक है, निर्वाचित कहाँ से होंगे? आपके देश के, आपके राष्ट्र के विधानसभा से, चाहे वो राज्य का विधानसभा हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश का हो, तो दोनों से निर्वाचित होंगे 238, और 12 होंगे मनोनीत, जो कि राष्ट्रपति द्वारा उसका मनोनयन किया जाएगा या नामांकन किया जाएगा। तो 38 और 12 आपका 250 हो गया। लेकिन वर्तमान में कितना है? 245 है। तो 245 में 233 का निर्वाचन होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 233 है, क्योंकि 12 वो फिक्स है कि राष्ट्रपति द्वारा उसका मनोनयन होगा, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से विशेष अनुभव प्राप्त वाले व्यक्ति होंगे। तो 233 का आपका निर्वाचन हो गया और 12 का हो गया मनोनयन, तो टोटल 245। ठीक है, तो फिर अगला पॉइंट है कि किस आधार पर सदस्य का जो है चुनाव होगा, वो किस आधार पर होगा कि सदस्य होना चाहिए। तो उसका आधार है जनसंख्या, कि राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर उसके सदस्यों की भी संख्या होगी। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 80 का 4 है, मतलब अनुच्छेद जो 80 आप पढ़ेंगे उसमें उसका चौथा जो पॉइंट है उसमें कहता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा सदस्य का निर्वाचन। मतलब विधानसभा में जो सदस्य निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं, मतलब विधानमंडल के विधानसभा द्वारा जो विधायक निर्वाचित होंगे उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा। ठीक है, आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। फिर अगला है अनुच्छेद 83। 83 के तहत क्या है कि अस्थाई सदन। ठीक है, अस्थाई सदन है, इसका जो है विघटन नहीं, क्या होगा? इसका विघटन नहीं होगा, अस्थाई सदन है। उसके बाद लेकिन कि फिर बदलता कैसे है, उसमें सदस्य कैसे बदलते हैं? तो हर एक 2 वर्ष पर जो है उसका 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है, क्योंकि लेकिन एक सदस्य का पूरा कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? 6 वर्ष का। ठीक है, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन उसके 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 वर्ष पर उसका जो है सेवानिवृत्त हो जाएगा और दूसरा नए व्यक्ति वहाँ पर चुनाव, उसका निर्वाचन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है 89 अनुच्छेद। इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कोई भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो उसमें एक उपसभापति होते हैं, ये हो गए उपराष्ट्रपति, आपका हो गए सभापति, लेकिन एक उपसभापति होते हैं जो कि राज्यसभा के द्वारा ही उसमें से चुन लिया जाता है, चाहे वोट द्वारा चुने चाहे सहमति द्वारा चुने, उसी में से राज्यसभा के सदस्यों में से एक को उसका उपसभापति चुन लिया जाता है। ठीक है, और दोनों को, चाहे सभापति हो चाहे उपसभापति हो, दोनों को वेतन भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया त्यागपत्र। तो त्यागपत्र ये खुद दे सकता है। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और उपसभापति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। मतलब उपराष्ट्रपति जो कि सभापति है,
उसको देगा उपसभापति, और ये आपका उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, और या तो इसको हटाने का जो है, सभापति को हटाने का और भी मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का एक विधि है जो कि राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ये पिछले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं। तो राज्यसभा में पारित किया जाएगा उसके संबंधित विधेयक, लेकिन कि उससे संबंधित सूचना 14 दिन पूर्व ही उपराष्ट्रपति को दे दी जाएगी। ठीक है, चाहे आपका उपसभापति के लिए भी अगर कंडीशन है तो सेम है, उपसभापति के लिए भी विधेयक जो है आपका राज्यसभा में पारित होगा, लेकिन सूचना उसको भी 15 दिन पूर्व ही दी जाएगी। ठीक है, और उपसभापति तो सभापति को त्यागपत्र देगा, इसके बारे में तो हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो अभी हमने पीछे इस पर अध्ययन कर लिया है। तो वर्तमान में 245, जबकि अधिकतम मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 250। इसका विकल्प हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होते हैं। तो राज्यसभा में जो है किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो यह आपका हो जाएगा किसका? राज्यों का विधानसभा और संघ शासित यूटी का। तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त दोनों। चलिए अगला देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यों में जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, विकल्प बी हो जाएगा। आपने अगर शुरू में ध्यान से देखा होगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखें तो फिर से आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं। वहाँ पर शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन है उसको देख लेने से आपको इधर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटते क्रम, डिक्रीजिंग में है ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा वाला पहले होगा। तो आप इसमें देख लीजिए, यूपी का है चर्चा। तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है, जिसके कारण से सर्वाधिक सदस्यों की भी संख्या है, तो 31 है। फिर आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या है आपका? महाराष्ट्र में 19 है। फिर क्या है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 18 है। फिर एमपी देख लीजिए, एमपी में 11 है। बिहार में 16 है। उसके बाद डब्ल्यूबी जो कि 16 है। बिहार और बंगाल दोनों में समान है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा सबसे पहले, फिर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा तमिलनाडु। तो विकल्प एक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए। तो इसकी योग्यता के बारे में आप देखिए। तो इसकी योग्यता जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, मानसिक विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो है, कोई लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, तो ये सब तो है। लेकिन बाकी का जो एज के क्राइटेरिया है वो आपका 30 वर्ष है। ठीक है, एज हो गया आपका 30 वर्ष। लोकसभा में आपका होता है 25 वर्ष, और लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आपका 35 वर्ष। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होती है, यह अस्थायी सदन है। तो इसको किसी भी तरह के प्रस्ताव द्वारा पारित करके कहीं भी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। तो गणपूर्ति कोरम अगर आप देखेंगे 250 होता है राज्यसभा के लिए, उच्च सदन और निम्न सदन जिसके लिए होता है आपका अधिकतम हो सकता है 552। तो इसका जो 1/10 होगा वही इसका कोरम होता है, मतलब कम से कम इतने सदस्यों की उपस्थिति होगी तभी संसद की कार्रवाई चल सकती है, सदन की कार्रवाई चल सकती है। तो इसमें 1/10 करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, इसको 1/10 करेंगे तो आपका अप्रॉक्स 55 होगा। तो
इस हिसाब से इसका विकल्प क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। देखिए यहाँ पर आ गया कि राज्यसभा के सभापति, इसका कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कर सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर हमने पढ़ा है तो उसमें हम लोग इसको क्लियर करके देख चुके हैं, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा का सभी सदस्य उसमें भाग लेगा, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वह मनोनीत हो, दोनों। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन कैसे होता है, यह होता है आपका राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर निर्वाचित लिखा हुआ है, देख लीजिए, मतलब मनोनीत नहीं। राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत सदस्य नहीं चलेंगे, यहाँ पर सिर्फ निर्वाचित होना चाहिए, मतलब विधायक जो कि निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। विधायक जो कि जनता द्वारा निर्वाचित हुए हैं वही जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कर सकते हैं, जो कि वही एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें कि अगर आपको हम यहाँ पर आप एक उदाहरण देकर आपको समझा देते हैं कि जैसे देखिए यूपी का आपका कितना है, 403 आपका विधानसभा है। तो अब देखना है यहाँ पर कि विधानसभा के द्वारा कैसे हम लोग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसका एक सूत्र होता है कुल विधायकों की संख्या, ठीक है, बटे, अगर मान लीजिए कि आपका 10 सदस्य का चुनाव, मतलब 10 सदस्य अगर यूपी में मान के चलते हैं कि 10 सदस्य का चुनाव होना है 10 राज्यसभा का, तो 10 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो उम्मीद है कि यह हो सकता है दशमलव में आए, बराबर में आए। तो उसके लिए हम लोग जब इसका रिजल्ट कुछ भी आएगा, जैसे 403 बटे 11 करेंगे आप, तो कितना आएगा, 11 33, 7 बचेगा इधर, 66, 36 पॉइंट कुछ आएगा। तो 36 में एक जोड़ देंगे लास्ट में हम, तो यह जो 37 हो जाएगा, 37 वोट जिसको प्राप्त हो जाएगा वह राज्यसभा का सदस्य होगा। तो वोट कौन सा प्राप्त होना चाहिए यहाँ पर, यह भी देखिए, क्योंकि जो भी विधायक वोट करता है, तो अगर 4 सदस्य खड़े हैं तो उसमें से अगर 10 है तो 10 के लिए मान के चलिए 10 खड़ा है या 20 खड़ा है, तो उसमें से सबको प्रायोरिटी देना पड़ता है कि 1 2 3 4। तो 37 वोट जिसको पहला प्रायोरिटी वाला मिल जाएगा, ठीक है, एक नंबर में किसी विधायक को अगर 37 वोट एक नंबर वाला मिल जाता है तो वह राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा, ठीक है। हमने कोशिश किया है थोड़ा पर यहाँ पर समझाने का, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट करिए, उसके लिए हम लोग एक पर्सनल वीडियो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं। तो यहाँ पर ऐसा जैसे ही बात आए तो समझ जाइए कि बात अखिल भारतीय सेवा की हो रही है, ठीक है। और कुछ राज्यसभा है तो राज्यसभा संबंधित चीज़ से हो जाएगा, विशेष इसी दोनों में है, बाकी में नहीं है। लोकसभा आपका अखिल भारतीय सेवा में नहीं कर सकता है और राज्य सूची के महत्व पर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें संसद का चाहिए, पूरा चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ठीक है, ये राज्यसभा कर सकता है। और अखिल भारतीय सेवा जो कि अनुच्छेद 312 में है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वह भी राज्यसभा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि, यदि मतलब राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि, तो राज्यसभा इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित करे, नहीं। लोकसभा इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा उपस्थित सदस्यों का 2/3 का विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत मतलब विशेष हो गया, 50 51 49 होता तो वो साधारण रहता है। तो अगर 2/3 विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे राज्यसभा, तो वह जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके, तो विकल्प देखते हैं,
1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल यही सही हो गया, आपका पहला विकल्प ही सही मिल गया। 1/3 जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप जब अनुच्छेद 80 पढ़ेंगे, 80 में आपका जो मनोनयन है सदस्यों का, राज्यसभा का संरचना के बारे में राज्यसभा की संरचना के बारे में 80 वर्णन करता है। तो उसी वर्णन में से 80 का 4 आपका इस बारे में वर्णन करता है। ठीक है, 80 आप अगर इस राज्यसभा के लिए आपको 80 अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि उसके संरचना संबंधित 238 और 12 दोनों भी जहाँ से भी होंगे उसके बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकता है? देखिए, सामान्य विधेयक को राज्यसभा अगर लोकसभा से पारित होकर इसके पास आया है तो यह 6 माह तक रोक सकता है। लेकिन अगर वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो गया है और राज्यसभा के पास आया है तो यह अधिक से अधिक उसको 14 दिन रोक सकता है। वित्त विधेयक, धन विधेयक जो भी है, धन विधेयक से संबंधित प्रस्ताव को यह मात्र 14 दिन ही रोक सकता है, लेकिन साधारण विधेयक को यह 6 माह डिले कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो इस विकल्प में से आपका जो रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यह जो है राज्यसभा के सदस्य थे जब राज्यसभा का गठन आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, और इसका पहला बैठक हुआ था कब? 13 मई 1952 को। तो जब राज्यसभा का पहली बार जब गठन हुआ था, उसी टाइम पहली राज्यसभा के टाइम ही रामधारी सिंह दिनकर का मनोनयन किया गया था। 12 सदस्यों में से एक सदस्य ये भी थे। ठीक है, इनका मनोनयन किया गया था। तो यह जो है 52 से लेकर के लगातार 2 बार, मतलब 12 वर्ष तक ये राज्यसभा के सांसद रहे थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, हमने चर्चा कर दिया पीछे। तो प्रथम बैठक आपका 13 मई 1952 को हुआ था। ये हो गया आपका बैठक। उसके बाद ये आपका हो गया गठन। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो यह तो आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान हो गया। तो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, लोकसभा में 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो संवैधानिक संशोधन यह तो किसी में भी किया जा सकता है, सीएजी रिपोर्ट यह भी, और आपका किसी राज्य के सीमाएं बदलने में यह भी पहले राज्यसभा में किया जा सकता है। लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 112 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, या इसको बजट बोलते हैं हम लोग। तो बजट का पुनर्स्थापन जो है राज्यसभा में पहले नहीं किया जा सकता, इसके लिए लोकसभा है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसके बारे में चर्चा करिए। और हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उससे आप जुड़िए, उसका लिंक आपका टेलीग्राम का इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ उसका राज्यसभा सदस्यों की संख्या दी गई है। तो आंध्र प्रदेश देखिए 18। तो आंध्र प्रदेश का 18 जो है यह कब का है? जब कि तेलंगाना नहीं बना था, उससे पहले यहाँ राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 थी, लेकिन इसको 11 + 7 में बट गया है। ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश और 7 हो गया आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना 7 हो गया। बाकी आपका उड़ीसा 10 ठीक है, तमिलनाडु 10 सही है, महाराष्ट्र 19 ये भी सही है, जो कि दूसरा सर्वाधिक है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए।